हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक। थर्मोडायनेमिक्स के इस सेकंड लेक्चर में हम लोगों को टू द पॉइंट बात करनी है। अननेसेसरी मैंने देखा है कि जो लोग बनाते हैं वीडियोस वो लंबी चौड़ी कथाएं सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बच्चा कहीं ना कहीं जो मेन टॉपिक है उससे भटक जाता है, इधर उधर के टॉपिकों में घूमने लगता है। जब तक एक टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो, ये मानता हूं कि एग्जाम्पल्स आर बहुत 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 जरूरी, याद रखना, लेकिन हमें मेन कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करना होता है। उसके बाद हम जितने मैक्सिमम हो सके उतने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। बेटा, हम लोग बात कर रहे थे स्टेट प्रॉपर्टीज की, और स्टेट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को बदलने में हेल्पफुल होती है, यानी वो पूरी की पूरी तरह से स्टेट को बदल देती हैं, उनको स्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। और पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ये क्या है? तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन में बेटा जैसे इंटरनल एनर्जी आती है। स्टेट फंक्शन हमेशा टू थिंग्स पर डिपेंड करते हैं, फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज, दोनों चीजों पर। अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप बात करें तो स्टेट फंक्शन की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि वो फंक्शन जो स्टेट फंक्शन नहीं है उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें हीट एंड वर्क, तो हीट और वर्क ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं, कौन कौन से स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं? तो यार एक बात को याद रखना है कि पाथ डिपेंडेंट कौन है और पाथ इंडिपेंडेंट कौन है, रास्ते के ऊपर कौन डिपेंड करते हैं कौन नहीं करते हैं। तो अगर हीट की बात करें तो ये रास्ते पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, या फिर इंटरनल एनर्जी रास्ते पर डिपेंड करती है कि नहीं। इन चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात पिछले लेक्चर्स में भी देखे थे, थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं पहले इंटरनल एनर्जी पर, वर्क पर, हीट पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नॉर्मल हीट कैपेसिटी पर। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली जो स्टेट फंक्शन है जैसे इंटरनल एनर्जी, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने बात करी थी कि स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोगों ने डेल यू से रिप्रेजेंट किया था, और डेल यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो दोनों चीजों पर, यानी डेल लगाना पड़ेगा इसमें, तब जाकर के ये दो वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर तो अपने पास इंटरनल एनर्जी ये दो चीजों पर डिपेंड करी। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? अगर कोई भी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर लौट के यहां आ गई, तो ऐसी प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए तो जो एक्यूमुलेट्स वैल्यू ऑफ डेल यू है ये बराबर 0 होती है। साइक्लिक प्रोसेस के एंड में आते आते इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आपने देखा कि पाथ कैसा भी था लेकिन एंड में कहां पर आ गई? 0। तो ये एक स्टेट फंक्शन है बेटा, क्योंकि स्टेट फंक्शन की क्या खास बात है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। नंबर दूसरी चीज, साइक्लिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू 0 होती है, याद रखना है। अगर हम लोग बात करें हीट की, तो ये तो एक हमारे पास स्टेट फंक्शन हो गया। अब यहां पर इंटरनल एनर्जी, बट नॉन स्टेट फंक्शनल, नॉन स्टेट फंक्शन। तो जो नॉन स्टेट फंक्शन है वो हमारे सिलेबस में दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा हीट, एक है वर्क। इन दोनों चीजों को याद रखिए, हीट और वर्क। एक्चुअली हीट है क्या? तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि हीट है क्या, तो आप आंसर क्या देंगे कि सर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। हीट एक्चुअली क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी।
हीट एक एनर्जी की ही क्वांटिटी है। अगर हमारे पास दो कोई भी सिस्टम है जो कि कंडक्टर है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी हीट को अगर हमने Q1 माना, ये मोर है, और इसकी हीट को हमने Q2 माना, ये लेस है, तो होगा क्या बेटा, यहां से हीट इसमें ट्रांसफर होने लगेगी। और हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों की इंटरनल हीट बराबर ना हो जाए। इसका मतलब हमने ये सीखा कि जहां पर हीट ज्यादा थी, मोर हीट, वो क्या करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेगा, एक्सोथर्मिक, और ऐसी कंडीशन में इसकी हीट क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए। जबकि ये क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, तो इसमें कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में Q ने हीट को एब्जॉर्ब किया और क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल जो Q है अपने पास, ये Q क्या है, हीट है यहां पर, तो Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक के लिए आंसर नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही, बाहर जा रही, और एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव में यहां पर वैल्यू आएगी। इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना। और हीट एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ही है, इसको आपको याद रखना। बेटा दूसरी चीज मैंने क्या बताया, इस जो हीट है वो किसी भी तरह का एक स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो अभी तक अपन ने किसके बारे में बात की है, ये अभी तक अपन ने ये सब, बस इतना सा ही टॉपिक अगर आप हीट का याद रखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। तो हीट एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। हीट हमेशा ज्यादा हीट वाले कंटेंट से कम हीट वाले कंटेंट की तरफ ट्रांसफर होती है, तब तक जब तक कि दोनों की हीट वैल्यू इंटरनल बराबर ना आ जाए। अगर हीट कोई सिस्टम इलिबरेट मतलब छोड़ रहा है तो वो है एक्सोथर्मिक, और उसमें उसकी इंटरनल हीट कम होगी, जिसमें उसकी वैल्यू माइनस होगी। एंडोथर्मिक के लिए जो हीट को गेन कर रहा है, उस कंडीशन के लिए हीट की वैल्यू हमेशा बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसी में हम हीट की एक और टॉपिक को बात करते हैं। एक हीट का टॉपिक ये हुआ, एक हमारे पास होता बेटा स्पेसिफिक हीट। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जरा इसको बात कर लेते हैं। तो बेटा जो स्पेसिफिक हीट है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट क्या है, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम मास। तो कोई भी टेम्परेचर को इंक्रीज करना है आपको 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम सब्सटेंस का बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट होती है। जैसे अगर अपन लोग वाटर की बात करें तो H2O की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बिल्कुल फिक्स है, 4.185 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर 4.185 के आसपास इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट इसकी होती है कि पानी का अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो 1 ग्राम पानी का, तो इसको कितनी हीट की जरूरत होगी, 4.185 जूल। क्लियर हो गया, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। तो इतनी हीट फिक्स होती है बेटा ये सब के लिए। अब यहां पर एक बात को याद रखना है, आगे चल के हम स्पेसिफिक हीट को बहुत डिटेल से लेंगे और स्पेसिफिक हीट के हम लोग 2 पार्ट्स देखेंगे। वैसे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें स्पेसिफिक हीट, तो 2 तरह की कैटेगरीज में ये बेटा हीट डिवाइड हो जाएगी। कैसी कैसी, एक तरफ हम लोग स्पेसिफिक हीट को लिख सकते हैं जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है Q = ms डेल्टा T। हीट, ये हीट है अकेला, तो किसी भी सब्सटेंस की हीट किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यहां पर S स्पेसिफिक हीट है, M उसका मास है, T कितना है, टेम्परेचर।
ठीक है ना। तो Q में यानी किसी सब्सटेंस की हीट में उसको मास में उसकी स्पेसिफिक हीट में और उसके टेम्परेचर में रिलेशन ये आ जाएगा। तो आपको इस चीज को बेटा अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसको अगर हम लोग डिटेल करें, थोड़ा सा अगर इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर्स में हम जाएं और देखें तो स्पेसिफिक हीट हमें क्या मिलेगी, S इज इक्वल टू, कई जगह इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी जोड़ा जाएगा, विल सी ऑन लेटर ऑन, लेकिन पहले इतनी चीजों को आपको नोट कर लेना है। सो इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं बेटा, और अब हम लोग बात करते हैं वर्क की। दूसरे पॉइंट पर अब हम लोग बात करते हैं बेटा वर्क क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इस बात को याद रखना है। और अगर किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में कोई प्रोसेस चल रही, पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क जीरो नहीं हो रहा है तो वो किसी हालत में स्टेट फंक्शन नहीं है। एक्चुअली में 1850 में साइंटिस्ट जेम्स जूल ने, किसने, वर्क को पहले अपन बात करते हैं वर्क, तो वर्क को 1850 में साइंटिस्ट जेम्स जूल ने, तो इस साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वर्क का, और इसने कहा था कि एक्चुअली वर्क है क्या, W बराबर F इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। फिर इसने दिया कि एक्चुअली अगर हम लोग इन चीजों पर बात करें तो आपका जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट के भी होता है। हीट, अब अगर आप यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो वर्क बराबर JH होता है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू JH, J एक कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, J क्या है यहां पर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो वर्क की दो डेफिनेशन यहां पर सामने आती है कि या तो वर्क को हीट की वजह से कराया जा सकता है, या वर्क सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब बेटा मान के चलते हैं किसी गैस के लिए, फॉर अ गैस, अगर हम लोग किसी गैस के बारे में बात करें तो मान के चलो कि हमारे पास एक पिस्टन है, ये अंदर ये पिस्टन लग रखा है, हम लोगों ने ये पिस्टन लगा दिया अंदर, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर आपने W को इनपुट किया, वर्क को आपने इसके ऊपर बढ़ाया, ठीक है। अगर आपने वर्क को बढ़ाया और अगर ये इसकी वॉल एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक वॉल है, जो हम पहले के लेक्चर्स में भी आपको बता चुके हैं, तो इसके वर्क को जैसे ही आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आप इसमें वर्क बढ़ाने से कोई ना कोई हीट देंगे, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी वर्क को बदलने से डेल यू की वैल्यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पर चली जाएगी। जब आप ऊपर वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ काम इसके अंदर होगा, एनर्जी को आप बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे तो डेल यू, जाहिर सी बात है डेल यू किस पर डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने पिस्टन के ऊपर काम किया, अंदर की एनर्जी आपने बढ़ा दी। तो अब बेटा वर्क दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना। नंबर एक चीज, जब आपने वर्क को इसके ऊपर इनपुट किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और अगर देखा जाए दोनों में, तो आपने वर्क को जैसे ही बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो यहां पर एनर्जी इसके अंदर गई और एनर्जी अंदर बढ़ी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने वर्क किया सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ये हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम की केस में एक चीज देखिए, यहां पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना है।
यहां पर वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी होता है। वर्क का फॉर्मूला, ये P एक्सटर्नल है, वर्क का फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए कहीं पर इसको, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब अगर डेल वी की वैल्यू यहां डिक्रीज होगी तो वर्क जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो यहां पर दो काम हो रहे हैं। नंबर एक, पहला काम, जब आपने सिस्टम के ऊपर काम किया, आपने अंदर की एनर्जी को इंक्रीज किया, तो इसका जो डेल यू की वैल्यू है वो भी डेल जो इंटरनल हीट है, इंटरनल एनर्जी है जो, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दोनों में। अच्छा, अगर बेटा एक चीज और, अगर आप उल्टा करते हैं इसमें, भाई दूसरी वैल्यू निकलेगी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, क्या ये तो ये हो गया, बी हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आपने इस सिस्टम के ऊपर पिस्टन लगाया है और ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सिस्टम काम कर रहा है, किसी चीज के ऊपर सिस्टम काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है ना, यानी सिस्टम ने यहां पर काम किया है, सिस्टम ने यहां पर काम किया है, तो क्या हो जाएगा मुझे आप बताएंगे? क्योंकि एक तरफ आप सिस्टम के ऊपर काम करा रहे हैं, एक बार सिस्टम काम बेटा कर रहा है, तो हो जाएगा W इक्वल माइनस पी डेल वी, क्योंकि सिस्टम यहां पर काम कर रहा है। W इक्वल टू माइनस पी डेल वी। तो इन दोनों चीजों में देखना है, और ऐसे केस में जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी वो ओवरऑल, जब आप यहां पर देख रहे थे काम हुआ है ना, इसके ऊपर काम हुआ है, इसने काम किया है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक तरफ पिस्टन के ऊपर काम हो रहा है, एक तरफ पिस्टन काम कर रहा है, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एनर्जी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम भी तो घट रहा है, वॉल्यूम ऊपर से काम कर रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, यहां पर सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करेगा तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, तो यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपन को बस केवल बेटा याद रखने वाले कॉन्सेप्ट थे कि W की वैल्यू 2 आती है। समराइज कर लेते हैं इसको समराइज कर लेते हैं आखिरी 2 लाइन में। ये तो हम लोगों ने समझा कि एक बार सिस्टम काम करता है और एक बार सिस्टम के ऊपर काम होता है, तो इसको फाइनल समराइज कर लेते हैं कि बेटा हम लोगों ने वर्क के 2 फॉर्म देखे। एक हमने देखा वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक हमने देखा वर्क डन बाय द सिस्टम। बस तो 2 चीजों को बेटा अपन को याद रखना। ऑन द सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी डेल ऑन द सिस्टम, W इक्वल टू पी डेल वी। और वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए बेटा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी डेल। दोनों के केस में ऐसा क्यों आया, क्योंकि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वर्क डन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें काम ऊपर से हो रहा है तो काम जैसे हो रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 चीजों को याद रखना है। अब थोड़ी सी अगर अपन बात करें कि सर W इक्वल टू माइनस पी डेल वी एक्सटर्नल पर ये आया कैसे, तो एक चीज तो इसको नोट कर लीजिए आप, रिमार्केबल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की दोनों वैल्यू। अब आप देखना कि हमने जो अभी पिस्टन ले रखा, ठीक है, ये लिखा एक हमने ये पिस्टन लिया, वेरी सिंपल, इस पिस्टन ये मान लीजिए इसका ये एरिया है, ये पिस्टन का क्या है बेटा, एरिया है, इसके ऊपर आप P एक्सटर्नल लगा रहे हो, समझ रहे ना। अब आपने जैसे ही ऊपर से वर्क किया, या तो वॉल्यूम नीचे आएगा या वॉल्यूम ऊपर जाएगा। भाई आप क्या, जरूरी नहीं कि वॉल्यूम आप इसको दबाएंगे तो ये नीचे ही आएगा, हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाए कि हल्का सा इसके ऊपर स्ट्रेस देने से कुछ रिएक्शन हो, कुछ रिएक्शन से नई गैसेस प्रोड्यूस हो, ये भी हो सकता है।
लेकिन अभी केवल दो चीजें सीखिए कि मान के चलिए आपने यहाँ पर पी पिस्टन से यहाँ पर प्रेशर लगाया और थोड़ी देर बाद ये इतना नीचे बच्चों आ गया, इतना नीचे बच्चों आ गया। तो जो यहां से यहां तक चल के आया, इतना जो नीचे चल के आया, मान के चलो ये बेटा कितना चल के आया, डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यहां से यहां तक का, डेल एक्स वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि W इक्वल्स टू वर्क बराबर क्या होता है, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर बराबर क्या होता है, F अपॉन E। प्रेशर बराबर होता है F अपॉन E, ठीक है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए, फोर्स बराबर हो जाएगा P इंटू ए। तो क्या हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, F बराबर P इंटू ए। तो बेटा मुझे बताओ F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F की जगह, तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू को अगर इनपुट करते हैं तो F ए इंटू डेल एक्स, F P ए इंटू डेल एक्स, F बराबर P ए इंटू डेल एक्स बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो दो चीजें, ये जो आपके पास A इंटू डेल एक्स आया, एरिया और वॉल्यूम, दो चीजें आए, तो एरिया और वॉल्यूम को नॉर्मली आप डेल V भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, P डेल V लिख सकते हो। अब चूंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, ऊपर से आने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी आप प्रेशर तो ऊपर लगा रहे हैं लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, अंदर प्रॉब्लम हो रही है, अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस के लिए कि पिस्टन मतलब फोर्स नीचे की तरफ, और अगर मान के चलो पिस्टन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P डेल V हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपन ने अभी निकाला था कि W बराबर, एक बार और समझ लेते हैं कि ऊपर से प्रेशर आपने लगाया, जैसे ही आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही दो काम होंगे, या तो अगर गैस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये पिस्टन फिर वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर जब आप प्रेशर को लगा रहे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू F अपॉन ए, ये तो मालूम है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। W बराबर F इंटू डी आपको पता है, F की जगह हम इसको PA लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल एक्स, वही इतना ही तो चेंज आया वॉल्यूम में, तो डेल एक्स, और इन दोनों को एरिया इंटू वॉल्यूम, इन दोनों को हम लोग डेल V कह सकते हैं, भाई यही तो चेंज आ रहा है। तो W इक्वल्स टू माइनस P डेल V। जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखें, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ये याद रहता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो ठीक है। सो ये वर्ग के बारे में अपन ने बात की, अब हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता क्या है, ये बेटा फर्स्ट लॉ नहीं है, ये फर्स्ट लॉ नहीं है, फर्स्ट लॉ से भी पहले का लॉ है। तो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी दो सिस्टम, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, ये दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, जितनी हीट इससे उसमें जा रही उतनी हीट इससे इसमें आ रही, मान के चलिए। एंड विद द थर्ड सिस्टम, इफ वी आर कनेक्टेड अ थर्ड सिस्टम, दे ऑल्सो बी इन द सेम इक्विलिब्रियम इफ और बाय एडिंग थर्ड system that will also in thermal equilibrium। अब आपने एक सिस्टम C लिया और उसको भी जोड़ दिया,
तो अब ये तीनों इक्विलिब्रियम पर चले जाएंगे, ये बेटा तीनों इक्विलिब्रियम पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी से हीट का ट्रांसफर दूसरी बॉडी में अगर उसकी वॉल कंडक्टिव है तो आसानी से हो जाएगा। और एक सिस्टम जोड़ो, दो सिस्टम जोड़ो या तीन सिस्टम जोड़ो, तीनों के तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर आपने एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम को जोड़ रखा है और थोड़ी देर बाद आपने तीसरा सिस्टम भी जोड़ दिया, तो बच्चों याद रखना कि तीसरा सिस्टम भी पहले दो सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 0th लॉ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट करते जाना बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है, इसको देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों फर्स्ट लॉ तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड but it can change in one form to another form। एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर इसको किया जा सकता है। मान के चलो अगर हमारे पास एक सिस्टम ये है, इसकी एनर्जी डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा डेल्टा यू है। तो आप जानते हो हाँ कि सर बार बार अपन लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस चीज पर ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती? यानी दो चीजें आपके पास हैं, एक तो फाइनल एनर्जी और एक इनिशियल एनर्जी, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। प्लस अगर आपने इसके ऊपर हीट को दिया तो इसके अंदर की हीट बढ़ेगी, या फिर इसके अंदर हीट ज्यादा है तो इसके अंदर की हीट बाहर जाएगी, लेकिन ओवरऑल कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इस बात को याद रखना। तो इंटरनल एनर्जी U, तो इसमें एक चीज देख, इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है बेटा वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पर? तो इंटरनल एनर्जी U प्लस Q आपने क्या किया? ऑन गिविंग हीट टू द सिस्टम। देखते हैं क्या होता है। इंटरनल एनर्जी है आपके पास और आपने क्या किया? इसके ऊपर और थोड़ी सी हीट दे दी। ठीक है, अपन को अंतर देखना है, बाहर अंदर में हीट में कितना अंतर आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, तो जो अपन इसको ले लेते हैं कि पहली स्टेज U1 थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या हो गई? U2। ओके, पहले U1 थी, पहले U, अब बाद में क्या हो गई? U2। तो इंटरनल एनर्जी U प्लस Q हीट दी, इंटरनल एनर्जी थी अपने पास U प्लस इसमें Q हीट दी, इसी सिस्टम को आपने Q हीट दी। तो अब बाद की जो एनर्जी होगी U2 वाली, सेकेंड स्टेट वाली एनर्जी, वो क्या होगी बेटा? U1 प्लस Q नहीं होगी, बताओ। U1 प्लस Q, और कुछ काम भी हुआ तो W हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो U2 माइनस U1 बराबर क्या हो जाएगा? Q प्लस W। इन दोनों को डेल U कह दो तो क्या हो जाएगा? Q प्लस W। नीचे तक दिखाई दे रहा है? अरे वाह, वेरी गुड, दिख रहा है। तो बस ये ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन आती है। कैसे? एक बार जल्दी से समझते हैं। हमारे पास एक सिस्टम ये है, इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है? डेल U। इस पर आपने कुछ हीट दी यानी कुछ काम किया,
जब आपने इसमें काम किया तो जनरल सी बात है, इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन हुए, इसकी हीट बढ़ी, तो दो चीजें प्लस में चली जाएंगी, एक तो Q और एक W। यानी बेटा जो फाइनल एनर्जी आएगी वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? इनिशियल एनर्जी प्लस Q प्लस W। अरे वेरी सिंपल है, एक डिब्बा है, उसकी फर्स्ट एनर्जी आपको मालूम है कि इतनी एनर्जी आपने नोट कर ली, उस पर आपने कोई काम किया, काम करने से उसकी इंटरनल हीट इंक्रीज हुई, तो दो चीजें नहीं बढ़ी आपकी। बाद में जब आप U2 देखोगे इसके, तो बेटा U2 बराबर क्या हो जाएगा? U1 में क्या क्या जोड़ दिया? Q प्लस W। तो यहां पर हो जाएगा U2 बराबर U1 में जोड़ दी दो चीजें, Q प्लस W। इसको सॉल्व कर लो, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, डेल U इक्वल टू Q प्लस W। तो यहां पर ये वाला डेरिवेशन याद रखना है। अब दो चीजें, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसके दो फॉर्मेट हो जाएंगे। कौन कौन से मैं लिख देता हूं यहां पर। इसके दो चीजें हो जाएंगी कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम था या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बस बेटा। तो ये दो चीजें देख लो, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर आपने लिखा नंबर 1 डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये किसके लिए हो जाएगा? डू यू नो? क्यू हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। इस प्रकार हीट लेने के बाद सिस्टम ने काम किया, तो ये डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट एब्जॉर्ब। और दूसरी चीज डेल यू बराबर क्या हो सकता है? क्यू माइनस डब्ल्यू। तो बेटा दोनों में एक चीज है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो भैया बात बराबर है, आप किसी भी सिस्टम के ऊपर हीट दो, किसी भी सिस्टम से हीट निकालो, सिस्टम को इक्विलिब्रियम आने पर जितनी हीट वो लेगा उतनी हीट वो दे देगा। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो किसी भी इंटायर यूनिवर्स की एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उस एनर्जी को आप बना सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट लॉ वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चों ये चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ड्राइव करनी ही पड़ेंगी, जो मैंने अभी ये ड्राइव आपको करके बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं छोटे छोटे आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्टेट फंक्शन, चलो आप बताएंगे, मैं साफ कर लूं ठीक से इसको। स्टेट फंक्शन, दो चीजें आपसे अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट आर स्टेट फंक्शन और व्हाट आर नॉन स्टेट फंक्शन। ठीक है, आंसर आता हो तो जरूर बताना। तो क्वेश्चन है आपके पास कि स्टेट फंक्शन कौन कौन है। कोई दो स्टेट फंक्शन आप बताइए। तो आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, अभी आने वाला है। इंटरनल एनर्जी सॉरी एंड एंथैल्पी, दो चीज इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, ये दो चीजें बेटा होती हैं स्टेट फंक्शन, जो कि दो चीजों पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी डेल यू पर डिपेंड करती है और एंथैल्पी होती है बेटा डेल एच। जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक, डेल यू और डेल एच। ठीक है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं। स्टेट फंक्शन, ठीक है, जो नहीं होते हैं, ये दोनों क्या है? स्टेट फंक्शन। और नॉन स्टेट फंक्शन, ये क्या है? आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो नॉन स्टेट फंक्शन बताओ जो पाथ के ऊपर डिपेंड, जनरली क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, जिनकी वैल्यू जीरो ना आए। इन सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी साइक्लिक प्रोसेस में, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आओगे, डेल इंटरनल एनर्जी जीरो मिलेगी, एंथैल्पी जीरो मिलेगी। लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा अलग मामला है। तो नॉन स्टेट फंक्शन होते बेटा हीट और वर्क। एक होता है हीट जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है वर्क जिसको बेटा W से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहेंगे, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस हैं और ये नॉन पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हैं।
याद रखना भूलना नहीं ये वाली लाइन है, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं ये वाली लाइन है। यानी जो नॉन स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ के रास्ते पर डिपेंड करेंगे, और जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने ला रहा हूं और जानना चाहता हूं कि डू यू नो द आंसर। चलिए, अगर मैंने पूछा आपसे कि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, जल्दी से बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी? लिखिए क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। वैल्यूज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस आर। क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? आपको दिया है टी एच यू पी, टी एच यू पी, ये सभी आपको दिए हैं 0 0 0, ठीक है। डेल प्रेप भी मतलब प्रेशर वी भी देते हैं, डेल भी 0। तो अब आंसर आपको बताना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की वैल्यू कौन कौन सी है इनमें से। तो बेटा आप जानते हो सिर्फ दो होती है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। सो वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब जहां पर हीट कांस्टेंट रहे, तो यहां पर क्या लिखेंगे? हीट कांस्टेंट होगी बेटा, तो इसकी हीट कांस्टेंट होगी। वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कांस्टेंट, जो हीट कांस्टेंट होगी तो डेल टी बराबर 0, क्लियर। और जब हीट चेंज नहीं हो रही तो डेल यू बराबर 0। ओनली दीज टू वैल्यूज आर आइसोथर्मल वैल्यूज। तो इसका आंसर हो गया, ये नहीं होंगी, सिर्फ एक ये है और सिर्फ एक ये है, बाकी कोई भी नहीं होंगे। इस बात को आपको बेटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है। और बेटा एक क्वेश्चन में अगर पूछूं कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ना तो रिलीज होती है और ना हीट अंदर जा रही है, तो मुझे बताओ क्या टेम्परेचर बदलेगा? आपको बताना है सवाल का जवाब। एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है? तो भाई साहब आप पहले के लेक्चर देख चुके होंगे, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट इज नॉट रिलीजिंग, नॉट गोइंग इनसाइड। तो फॉर, क्वेश्चन है, फॉर एन adiabatic process heat is not absorbed or released। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और ना रिलीज हो रही है, तो क्या टेम्परेचर बदलेगा? विल द टेम्परेचर चेंज्ड? इसको आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो अभी अपन ने क्या देखा था? डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है भाई। दो चीजें, वर्क डन ऑन द सिस्टम बताया था मैंने, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसे केस में। तो बेटा एक बात बताओ, जब यहां पर Q कितना हो रहा है? 0। क्यों? आप क्या कह रहे हैं? देखो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर माइनस डेल यू हो जाएगा। आप देख लो इस कैलकुलेट करके, W बराबर माइनस यू हो जाएगा। यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रोसेस के लिए क्या होगा? कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन नंबर 2, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर काम सिस्टम ने किया तो आपको बताओ क्या होगा, डेल यू की वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज होगी, होगा कि नहीं। पहली कंडीशन में यहां पर बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर, तो क्योंकि W इक्वल्स टू माइनस डेल यू आ रहा है और यहां पर डेल यू कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और इस वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो वेरी सिंपल कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई भी प्रोसेस आपको मिल रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डेल यू डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टम काम करेगा, वो ठीक है, एडियाबेटिक है, लेकिन सिस्टम तो पिस्टन पर काम कर रहा है। अगर सिस्टम ने काम किया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। उल्टा कर दो, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, पिस्टन को आपने दबाया, एनर्जी आपने बढ़ाई, यार तो एक सिंपल बात बता दीजिए, हीट तो कांस्टेंट कर रहे हो लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि इंटरनल हीट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपनी लैंग्वेज में समझ लो, अपनी लैंग्वेज में समझ लो कि सर जी अगर हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आपने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, आपने इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया तो इसमें डेल यू को आपने बढ़ाया, ठीक है, वर्क किया आपने, पिस्टन दबाया, डेल यू को बढ़ाया, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, सो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास ये पिस्टन है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहां पर यू डेल यू इंक्रीज हो रही थी, यहां पर डेल यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाहर की तरफ काम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहां पर टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो वेरी सिंपल, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा, सो याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो इनको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आंसर देने की जरूरत है और अननेसेसरी मूड दिमाग नहीं चलाना है, बस इतना आप दे देंगे काम बस। एक आध क्वेश्चन और लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गैस एक्सपेंड फ्रॉम 6 to 10 लीटर, मान के चलो एक पिस्टन है, उसके अंदर गैस भरी है, वो 6 से 10 लीटर तक एक्सपेंड हुआ एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वर्क डन क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन इन अ सिलेंडर piston expands from 6 liter to 10 liter at 1 atmospheric pressure। तो यहां पर बच्चों एक बात बताओ, यहां पर एक ये पिस्टन है, यहां पर था अभी ये, इसमें था 4 लीटर, सॉरी 6 लीटर, 6 लीटर, थोड़ी देर में ये एक्सपेंड हो गया और यहां से ये पहुंच गया अब 10 लीटर पर, 10 लीटर पर। तो मुझे बताओ डेल V बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 6, तो डेल V बराबर क्या हो गया, 4 लीटर, डेल V हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस में चला गया, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल V हो जाएगा। तो माइनस पी कितना है बेटा, आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर, इनटू कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस निकाला 4 माइनस 4, लेकिन प्रेशर यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर, और ये क्या है, लीटर, तो इसकी यूनिट हो गई एटमॉस्फेयर लीटर। लेकिन आपको बेटा याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर बराबर कितने जूल होता है, तो 101.3 जूल। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, -4 इंटू 101.3 जूल, ये आपके पास आंसर आ गया। केवल बेटा ये देखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। नोट करें जल्दी से।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब मैं एक लिख रहा हूं, आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं और आपको बताना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या इस रिएक्शन पे क्या चेंज आता है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। आपको बेटा बताना है इसमें कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लिखता हूं 2KClO3 gives 2KCl + 3O2। अब आप खुद बता दीजिए दोनों में मोल कितने हैं। यहां पर देखिए 1 + 3 कितने मोल हो रहे हैं, 4 मोल्स। यहां पर देखिए कितने मोल्स हो रहे हैं, 2 मोल्स। यहां पर देखो कितने मोल्स हो रहे हैं, 2 मोल्स। यहां पर कितने मोल्स हो रहे हैं, 5 मोल्स। ओके, अब यहां से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए, जब कोई आपने 4 मोल को 2 मोल में बना दिया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाल लिया, वेरी गुड। इसमें क्या हुआ, 2 मोल से गैस 5 मोल एक्सपेंड हो गई। काम किसने किया, सिस्टम ने, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। ये आपके पास दूसरा हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन फटाफट। इन सभी में देखो जितना भी अपन देख रहे हैं वर्क डन वाली, प्रेशर अभी कांस्टेंट चल रहा है इसमें। आगे देखो मजा क्या आने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखिए कि एक रिंग, उसका मास 5.05 ग्राम है। गोल्ड रिंग विच मास इज 5.05 ग्राम। ठीक है, गोल्ड की रिंग है, इसका मास 5.05 ग्राम है। टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा। टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर बेटा बढ़ गया, 3 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर ग्राम की फिक्स होती, जैसे मैंने पानी की बताई थी, मान के चलो इसकी 0.129 जूल पर ग्राम पर केल्विन, 0. या जो भी आपको मानना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 0.129। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ही। तो आपको बताना है कि इस रिंग ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया। व्हाट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस रिंग। इस रिंग ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया बेटा, वेरी सिंपल, Q = ms डेल्टा टी। अभी बताया था मैंने ये फॉर्मूला। m इसका मास ऑलरेडी दिया है 5.05, s आपको पता है कितना 0.129 और डेल्टा टी कितना है देखो आप बेटा 25 से 28, यानी डिफरेंस निकाल लो 3, इनको कैलकुलेट कर लो तो अप्रोक्स 2.1 जूल हीट एब्सॉर्ब्ड। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको आना ही चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन करना बेटा आपको आना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, अब ये तो अपन ने देखा बेटा कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम जब प्रेशर कांस्टेंट था। लेकिन बेटा एक चीज को ध्यान बस देना है, केवल आखिरी टॉपिक में एक छोटे से पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर अपन वर्क की बात करते हैं ग्राफिकल डायग्राम्स में, मान के चलो ये अपना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर, अपन ने ग्राफ बनाया,
ये वॉल्यूम है इन लीटर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उधर के जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वर्क पढ़ने लगे हैं जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं वर्क जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब मैंने कहा भाई अगर हम स्ट्रेट लाइन खींच दे तो बात अलग होती, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर दिया, ऐसा, या सीढ़ियां टाइप की मैंने कुछ बना दी। अब बताओ इसमें तो भाई साहब प्रेशर कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो जो हमें इसका निकालना है वो कैसी वर्क निकालेंगे बेटा, याद रखना इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो कोई बात नहीं होती। तो आपको यहां पर क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट वर्क इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ये है टास्क हमारा। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो हम भाई क्या करेंगे इसके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर कांस्टेंट अगर नहीं है तो इसका तरीका करने के लिए, अब पूरा वर्क डन हमें देखना है कितना निकला, तो हम एक छोटा सा कोई पार्ट ले लेते हैं इसका, एक छोटी सी स्ट्रिप इसमें से काट लेते हैं, इतना एक छोटी सी स्ट्रिप हमने इसमें से काट ली, छोटी सी स्ट्रिप हमने हल्की सी इसमें से बेटा काट ली। अब हमें क्या करना है भाई, वर्क बराबर क्या होता है, पी डी वी, आपको पता है। तो स्मॉल स्ट्रिप अगर हमने बेटा इसमें से काट ली तो हम, क्योंकि इतने के अंदर नॉर्मली प्रेशर चेंज बच्चों नहीं होगा, इतनी स्ट्रिप छोटी सी काटी, इसका वॉल्यूम इतना कम है कि इसके अंदर नॉर्मली प्रेशर देखने को चेंज हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। तो छोटा सा वर्क है, और छोटे से वर्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क आप जानते हो बराबर क्या हो जाएगा, पी डी वी, डी ले लिया ना अपन ने, डी मतलब वेरी स्मॉल, उसके लिए आप डी लगाते हैं। फिर टेम्परेचर का कुछ अभी नहीं मालूम तो हम दोनों साइड मॉड लगा दें, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। ओके बच्चों, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों में क्योंकि इतना सा स्ट्रिप आपने काटी और इतने से जगह पर प्रेशर तो चेंज, वही पूरे में देख रहे हैं तो हाँ यहाँ कुछ और प्रेशर, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ये तो दिक्कत होगी। लेकिन इतनी सी स्ट्रिप में तो प्रेशर में कोई अंतर आएगा नहीं। तो बेटा अब हमें क्या करना है कि अब पूरा वर्क डन अगर अपन को देखना है तो पूरा एरिया ले लेंगे, जितना वर्क डन अपन को देखना वो पूरा एरिया ले लेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन में, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे मॉड डी डब्ल्यू, ये किया ठीक है ना इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ले लिया पी डेल वी, कहां से कहां तक का एरिया ले रहे हैं, पूरा V1 से V फाइनल तक का पूरा वॉल्यूम जितना भी लेना है, तो V1 से V2 कर दो या V इनिशियल से V फाइनल कर दो। तो अब हमें बेटा ये इंटीग्रेशन यहां पर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्क के लिए अपन बात कर रहे हैं ना, तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पर वर्क के लिए हो जाएगा W इक्वल टू माइनस, ये लिया V1 से V2, क्योंकि पूरा एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, P D V, इतना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को यहां पर हमें लेना पड़ेगा और इस तरह से हम वर्क को पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहां पर प्रेशर किसी भी तरह से कांस्टेंट नहीं है तो केवल इंटीग्रेशन आपको लेना है बच्चों। तो याद रखना कि इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट देन वी कैन टेक द इंटीग्रेशन। अब मैं एक ग्राफ इसका बना दे रहा हूं और ग्राफ के लिए आपको समझा देता हूं कि इसको कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना के और आपको इसका एक एग्जाम्पल क्लियर कर दे रहा हूं। बस इतना याद रखना कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन भी करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। ये मैंने बनाया ग्राफ, ये है V, यहां से बढ़ रहा है, ये P प्रेशर बेटा यहां से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि आपके पास एक ऐसी लाइन है, ये A है, ये B है, कोई भी प्रोसेस हो रही है A से B पर जा रही है।
इसका अपन वॉल्यूम मान लेते हैं 0 1 2 3, ये वॉल्यूम मान लिया। इसका प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 6 10, इस तरह से प्रेशर मान लेते हैं। तो आपसे कहा गया कि वर्क डन निकालो, तो बेटा आप भी जानते हो ना वर्क डन बराबर क्या होता है, एरिया। वर्क बराबर क्या होता है, एरिया। अगर कितना वर्क हुआ इस प्रोसेस में, अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ेंगे और इसको हम लोग यहां से जोड़ेंगे, ठीक है, 2 3 यहां कर देते हैं, इसको जोड़ेंगे। अगर बेटा हमने ये निकाल लिया पूरा तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस के लिए आप मैथमेटिकल रूल्स जानते होंगे। 1/2 क्या आता है, हाइट इंटू डिस्टेंस, हाइट इंटू डिस्टेंस, ये लेते हैं ना इसके लिए। तो 1/2 हाइट इंटू डिस्टेंस। अब जरा ले लो, इसमें कितना हो रहा, हाइट कितनी हो रही, देखो आप हाइट आप देख लीजिए, तो यहां से ये 2, हाइट कितनी हो रही, 2 हो रही कि नहीं, और डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, अगर देखा जाए तो डिस्टेंस पूरी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस इसने कवर करी। तो इसमें फॉर्मूले में आप लगा दीजिए 1/2 हाइट 2, ओके, देख लो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप +2, हाइट है 2 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, हाइट 2 इंटू 4 इंटू 2। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, 2 + 4 इंटू 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 माइनस में वर्क डन देखना होगा यहां पर 6 एटमॉस्फेयर पर लीटर, एटमॉस्फेयर क्लियर। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना कि किसी भी चीज का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्क निकालिए तो आप उसका बेटा एरिया निकाल दीजिए। किसी भी चीज का वर्क निकालना, उसका एरिया निकाल दीजिए, ये हमारे लिए एक वैल्यू मिल जाएगी, इसमें कितना काम इसमें हुआ है, ध्यान रखना है। तो अब ये माइनस क्यों आया बेटा, बार बार थोड़ी ना बताएंगे माइनस क्यों आया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, आपको पहचानना है। और यहां तक हमने वर्क की सारी प्रोसेस देख ली। साइक्लिक वर्क की प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।